नमस्कार दोस्तों, सभी को मैं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी को स्वागत करता हूं। जहां भी हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और घर पे बैठे अपनी पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज अपन रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग के अंदर जो अपन बात करें तो सबसे जो विशेष टॉपिक जो विद्यार्थियों को परेशान करते हैं उसमें से एक टॉपिक है अपना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसके ऊपर अपन पूरी डिटेल से आज चर्चा करने वाले हैं। वन बाय वन सारी चीज़ें आज अपन पढ़ने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए, क्या वो तथ्य हैं जो विद्यार्थियों को परेशान करते हैं, कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनसे विद्यार्थी प्रश्नों को गलत कर देते हैं, कैसी अपनी मेंटेलिटी होनी चाहिए उस प्रश्नों को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये टॉपिक विशेषकर सभी कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाएगा। किसी भी भर्ती परीक्षा की आप बात करें, मैं आपको ये बात करूं कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा हो चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम में ये जो टॉपिक है, जो आपके विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति जिसे हिंदी में कहते हैं और लॉजिकल रीजनिंग आप जो इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट ये रखते हैं। मोटे मोटे 6-7 टॉपिक हैं, ठीक है। उनमें से एक टॉपिक जिसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं वो है अपना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जिसे हिंदी में आप बोलेंगे तो हिंदी में आप जिसे कहते हैं कथन एवं निष्कर्ष। टॉपिक का नाम बड़ा ही अच्छा है और समझने वाला है, कथन एवं निष्कर्ष। ध्यान से सुने। विशेष बात यह है कि ये जो टॉपिक आप पढ़ेंगे इसके लिए इसी के जुड़वा भाई और भी हैं जिनके ऊपर मैं पहले थोड़ी सी आपकी जो सोच है वो उस टॉपिक्स के अनुसार आपकी कन्वर्ट कर दी जाए। कौन कौन से टॉपिक हैं? जैसे कथन निष्कर्ष है, कथन कार्यवाही है, कथन तर्क है, कथन अवधारणा। एक कथन कारण परिणाम भी आता है लेकिन वो मोस्टली अपने एग्जाम्स में नहीं आता है, वो बैंक की एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो बैंक का पार्ट अलग रह गया। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि कथन एवं निष्कर्ष के लिए आपको क्या करना है। सिंपली क्या होता है, कोई भी विद्यार्थी हो उसका दिमाग, उसका मानसिक जो सोचने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा होती है और वो अपने दिमाग का क्वेश्चन के लिए उतना ही अधिक प्रयोग करने की कोशिश करता है कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा सही करूं, और ये कोशिश बहुत बार क्या होती है, अपने को गलत भी करवा देती है। सबसे पहली बात क्या करनी है, इस टॉपिक के विशेष 2-4 बातें हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है, यानी जो भी आपके सामने कथन है, उस कथन को जितना कहा है सिर्फ उतना ही आपको सोचना है। पहली बात, कोई भी अतिरिक्त दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको यहां आवश्यकता पड़ेगी। एक्चुअल में क्या है, जो भी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, सारी चीजें करने वाले हैं, तो उसके अंदर मैं आपको चीज बताऊंगा कि आपको फोकस कैसे होना चाहिए, किस तरीके से आपको बिंदुओं को समझने हैं। उससे पहले जो अपना प्रोसेस आपको पता है, किस तरीके से अपन टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। पहले अपन थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या अपनी मनोवैज्ञानिक स्थितियां कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन को करते समय। बहुत ही अच्छा लॉजिकल टॉपिक है। और उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर कुछ भी जो स्पेशल कंडीशंस जुड़ती चली जाएंगी, मैं आपको इसके नोट्स तैयार करवाते चलूँगा, ठीक है। तो जो प्रोसेस अपना सिस्टमेटिक है उसी प्रोसेस से अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट कर देते हैं मेरे लाडलो। देखिए, पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है
कि इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान देने योग्य बात है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको कि एक कथन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक स्टेटमेंट आपके सामने होगा, छोटा सा स्टेटमेंट आता है, उसके बाद आपको दो अनुमानिक निष्कर्ष दिए जाते हैं। अनुमानिक मतलब जो रिजल्ट आपसे पूछे जाएंगे कि स्टेटमेंट से लिंक करने वाले निष्कर्ष कौन कौन से हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे। इन निष्कर्षों के बारे में, ठीक है, ध्यान से सुनना एक एक चीज, ठीक है, दिए गए कथन से अनुमान लगाना होता है। जो भी स्टेटमेंट दिया है उससे रिलेट आपको करना होता है और कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत है या फिर नहीं। मैंने अभी एक छोटी सी बात बोली कि जो भी कथन आपको दिया जाता है हमेशा उसी के अनुसार आपको निष्कर्ष के बारे में सोचना होता है कि जैसा कथन ने कहा वैसा ही क्या निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए। और दूसरी बात, उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं सोचना है, सिंपली आपको इतना ही सोचना है कि जो स्टेटमेंट दिया है उसी से रिलेटेड आपका निष्कर्ष होना चाहिए। इसके अलावा आपका कोई भी अतिरिक्त आपको बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्न दी गई सूचना के आधार पर सही अनुमान लगाने की आपकी योग्यता जांचने के लिए पूछे जाते हैं। क्या होता है, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपकी योग्यता को जांचने के लिए पूछे जाते हैं। किसके लिए पूछे जाते हैं? आपकी योग्यता को जांचने के लिए कि आपकी जो थिंकिंग लेवल है, जो मेंटलिटी लेवल है, जो सोचने का जो तरीका है वो कितना सही है, इसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इसी से एक ही बात समझ में आती है इस वाले पैरा से कि जितना कथन आपको दिया है, जैसा कथन ने आपको कहा है उसके ही अनुसार आपको अपने निष्कर्ष तय करने हैं। समझ आ रही है मेरी बात? कि जैसा आपको स्टेटमेंट ने कह दिया उसी के अनुसार आपको अपने निष्कर्ष तय करने हैं। याद रह जाएगी बात। उसके अलावा किसी भी बात पे कथन से लिंक करता हुआ आपका निष्कर्ष होना चाहिए। कथन में जो बात नहीं दी है, यानी कथन में जो बात या जिस पर भी बात चर्चा नहीं हुई है, जो बिंदु नहीं दिया है, जो बिंदु नहीं दिया है मतलब जो बात आपको दी ही नहीं है, उससे रिलेटेड कोई भी बात पूछेगा तो आपका निष्कर्ष, जो बिंदु नहीं दिया है अगर उससे रिलेट करता हुआ निष्कर्ष आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, जिस कथन में जो भी बिंदु आपको दिया ही नहीं है, जिस मुद्दे पे कोई बात बताई ही नहीं है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी निष्कर्ष पूछता है तो वो निष्कर्ष हमेशा क्या होंगे? गलत होंगे। अगली बात पढ़ते हैं। सामान्यतः कुछ निष्कर्षों का आसानी से व शीघ्रतापूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कुछ निष्कर्ष ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल तरीके से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनका सही अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। अतः इस संबंध में यहाँ कुछ जानकारी दी गई है जो आपको निष्कर्ष के वैध होने के संबंध में सहायता करेगी। मतलब यहाँ पे कुछ बिंदुओं के बारे में अपन बात करने वाले हैं, कुछ पॉइंट जिनके बारे में अपन जानेंगे, जो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्प करेंगे, किस चीज को, निष्कर्ष को अच्छे से पहचानने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है यहाँ पे, और वो कैसे हेल्प करेंगे, क्या करने वाले हैं, तो वो मुख्य बिंदु आपके कौन से होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ये आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लिखा है वो भी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट, कोई निष्कर्ष तब निकलता है, पहला पॉइंट देखो,
कि कोई निष्कर्ष तब निकलता है जब यह एक या सभी सूचनाओं में निहित है। सबसे पहली बात, एक एक छोटे छोटे बिंदु आपको दिए गए हैं यहाँ पे, और इनका मतलब मैं समझाते हुए चल रहा हूँ। सारी चीजों के ऊपर आप क्या करेंगे, गौर से सारी चीजें समझेंगे और उस पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या लिखा है, यह एक या सभी सूचनाओं में निहित है। यानी निष्कर्ष जो है ना, निष्कर्ष की बात हो रही है कि वो निष्कर्ष या तो किसी एक कथन की किसी एक बिंदु से रिलेटेड हो, या हो सकता है वो निष्कर्ष दी गई सभी सूचनाओं से जुड़ा हुआ हो। निहित होने का मतलब है उसी से जुड़ा हुआ हो। निहित होने का मतलब क्या है, उसी से जुड़ा हुआ हो, उसी से संबंधित हो, ठीक है। अगला जो बिंदु है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये क्या करे, यह कथन में दिए गए विचारों का सामान्यकरण है। ध्यान से सुनना, जो स्टेटमेंट में कोई बात कही है, यानी जो भी विचार आपको बताया गया है, उसका सामान्यीकरण, यानी आप कह सकते हो उसका कोई ना कोई अर्थ आपसे पूछा जाता है। उसका कोई ना कोई अर्थ आपसे पूछा जाता है, या उसका कोई ना कोई छोटा सा संबंध आपसे पूछ लिया जाता है, जो आपको बताना होता है कि वो चीज उससे लिंक करती है या नहीं करती है, ठीक है। तीसरे बिंदु की बात करते हैं, निष्कर्ष में तर्क दोष नहीं होना चाहिए। देखो, तर्क दोष कौन सा होता है, ये चीज समझने वाली बात है। तर्क दोष ये होता है कि जिसे आप कह सकते हो, तर्क दोष कौन सा होता है जिसे अपन मैं बात करूं कि कोई भी इसके अंदर व्यक्तिगत विचार इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तर्क दोष कौन से होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत विचार, क्योंकि यहां विचार नहीं पूछ रहा आपसे, जो कथन ने बात कही है उससे जुड़ी हुई बात आपसे पूछ रहा है, जिसमें आपका, जो कई बार एक बात कहते हो ना कि मैंने सोचा, कई बार आप ये कहते हैं कि मैंने तो ऐसा सोच लिया था, मैंने सोचा, वो मैंने सोचा है ना, वो मैंने सोचा ही व्यक्तिगत विचार होता है, और वो मैंने सोचा ही आपका तार्किक दोष, यानी आप कह सकते हैं तर्क दोष होता है। यानी जो लॉजिकल थिंक है उसमें कई बार अपन ज्यादा सोच जाते हैं, वो ज्यादा सोचना ही क्या होता है, यहाँ पे तर्क दोष होता है। तर्क दोष के अंदर क्या क्या होते हैं, देखो, अक्षर संयोजन का तर्क दोष, कई बार शब्दों का संयोजन गड़बड़ होता है, जो पूछना चाहता है उस बात का मतलब निकलना कुछ और चाहिए, निकल जाता कुछ और है, वो क्या होता है, अक्षरों का संयोजन गड़बड़ होना। वर्गीकरण का तर्क दोष, यानी उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो विभाजित करने का जो पैटर्न है, वर्गीकृत करने का जो पैटर्न है, वो उससे अपन स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अविवेकी सादृश्यता, अविवेकी सादृश्यता का मतलब है कि इससे जुड़ी हुई कोई भी बात, क्या कहा, इससे जुड़ी हुई कोई भी बात आपको याद रखनी है, तो वो क्या है कि वो अविवेकी नहीं होनी चाहिए, यानी उसका कथन से बिल्कुल एक प्रॉपर संबंध होना ही चाहिए। अपर्याप्त आंकड़ों का तर्क दोष, यानी अभी जो मैंने बात की थी जस्ट पिछले वाले पार्ट में, वो बात मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। क्या बताई थी कि अपर्याप्त आंकड़े, अपर्याप्त आंकड़े कौन से होते हैं, जो कथन में जिस बिंदु पे बात नहीं की हो, उस बिंदु से रिलेटेड आपसे कोई निष्कर्ष पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली वो निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। उसके अंदर क्या होता है, दोष होता है। दोष क्या होता है, दोष को आप कहते हैं कि उसके अंदर मिस्टेक है। किस क्या है, मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ आपको देख लेनी है, समझ जाना है कि इससे रिलेटेड कोई बात दी ही नहीं है, तो आपसे पूछ भी नहीं सकता, और अगर फिर भी आपसे पूछता है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है अपना,
अतः निम्न बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ही कंपलसरी होता है? देखिए कौन कौन सी वो बातें हैं अपने सामने। पहला पॉइंट है, आपको कथन में दी गई सूचना के आधार पर निष्कर्षों की वैधता पर विचार करना। वैधता मतलब वो सही है या गलत है, इसके ऊपर आपको बात करनी है। और सिंपली एक लाइन दी हुई है, आपको कथन में दी गई सूचनाओं के आधार पर ही क्या करना है, निष्कर्षों की जांच करनी होती है। अगर आपको ऐसी कोई पॉइंट ऑफ कंडीशन दे रखी है जो कथन में है ही नहीं और पूछ रहा है, तो वो बात गलत होगी। दूसरा बिंदु है, कथन में किसी भी शब्द अथवा वाक्यांश का दो अर्थों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दो अर्थों में इस्तेमाल होने का मतलब डबल मीनिंग, यानी यहां पे सेंस प्रॉपर होना चाहिए। यानी आप कहें कि इसका अर्थ जो है वो अर्थ है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, समझ गए? उसका इलॉजिकल अर्थ नहीं निकलना चाहिए। यदि दो कथन दिए गए हों तो वे परस्पर विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। विरोधाभासी मतलब ये है, यहां बात हो रही है कथन की, तो ऐसा बिल्कुल होता भी नहीं है किसी प्रश्न में, तो ये आपको ज्यादा याद रखने वाली भी बात नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि जो कई बार दो स्टेटमेंट आ जाते हैं, दो स्टेटमेंट आते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। एक दूसरे से क्या होने चाहिए, लिंक होने चाहिए। विरोधाभासी मतलब उसके ऑपोजिट कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कथन और उसके निष्कर्ष नीति एवं सत्य की प्रचलित धारणाओं के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। देखो ये जो चीज है ना, ये क्या है, कथन की बात कर रहा है, ठीक है। जो भी बात आपसे पूछी जा रही है वो कोई भी ऐसी नहीं हो, जैसे कहते हैं ना कि भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो जो भी आप देखते हैं किसी भी प्रकार की, तो आप जैसे कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कोई भी ऐड देखते हैं, उसमें सबसे पहले एक लाइन दी जाती है, आती है सामने, यह है धारावाहिक, यह है फिल्म, ठीक है, सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए बनाई गई है। फिर भी अगर किसी को कोई ऐसा लगता है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ऐसा नाम आता है, आपने देखा होगा खूब बार। तो वो चीज यहाँ पर भी है कि कोई भी कथन या उसका निष्कर्ष है वो नीति एवं सत्य की प्रचलित धारणाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी भावनात्मक ऐसा नहीं हो कि वो किसी को हर्ट करे। दूसरी बात, किसी का एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति विशेष को जोड़कर के कोई ऐसी कंडीशन ना पूछी जाए जिससे वो कोई भी स्थितियां आपको दिक्कत करें। तो ये आपके कथन से रिलेटेड और निष्कर्ष के रिलेटेड बातें हैं जो याद रखने की बातें हैं। अब बात करेंगे आगे कि क्या कंडीशन है, कैसे अपन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो देखिए मेरे लाडलो, नेक्स्ट पार्ट क्या है। सामान्यतः आमतौर पर, साधारण तौर पर आदि शब्द निष्कर्ष को अमान्य या संदेहास्पद बनाते हैं, अतः ये नहीं होना चाहिए। देखो ये नाम है, आमतौर पर, साधारण तौर पर, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये अमान्य और संदेहास्पद होते हैं। संदेहास्पद मतलब ये डाउटफुल होते हैं, कोई इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल पाता है, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग निष्कर्ष में नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो क्या होता है, अमान्य होता है, जो बात बिल्कुल लीगल नहीं होती है। कथनों में जब कुछ निश्चित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या कह रहा है कि जब कुछ फिक्स वर्ड जिनका प्रयोग हो, इससे कथन का अर्थ बदल सकता है या उस पर जोर पड़ सकता है, यानी किसी विशेष बिंदु पे जोर दिया जा सकता है। ये शब्द जब कथन में मौजूद हो तो वैध अथवा अमान्य निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। देखो वो शब्द कौन कौन से जिनका कथन में प्रयोग होता है, जैसे सभी हुआ, कुछ हुआ, कोई नहीं हुआ, हमेशा हुआ, सदैव हुआ, बावजूद हुआ, केवल हुआ, अधिकतर हुआ, अधिकांश हुआ। ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या करते हैं कि मोस्टली क्या करते हैं, जोर देने वाली बात होती है कि किसी बिंदु पर ये किसी फोकस करते हैं, जैसे किसी पॉइंट ऑफ व्यू कंडीशन की तरफ इंडिकेट करते हैं। ये जो शब्द हैं ये कथन में प्रयोग होंगे,
ठीक है ना, जो क्या है विशेष स्थिति को इंडिकेट करते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने जिनके ऊपर मैं बात करूंगा कि यहाँ इससे रिलेटेड ये कंडीशन यहाँ जोड़कर पूछी गई है। ठीक है, छोटी सी बात और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बिंदु और छोटा सा आया, क्या कह रहा है, यदि एक ही कथन का एक से अधिक निष्कर्षों द्वारा अनुकरण किया जा रहा है तो वैध और अमान्य निष्कर्षों का पता लगाने के लिए प्रत्येक निष्कर्ष का अलग अलग मूल्यांकन करना चाहिए। यानी एक ही प्रकार की विभिन्न प्रकार स्थितियां दी हुई हैं, एक ही सिस्टम से या एक ही किसी अर्थ से जुड़ी हुई अलग अलग प्रकार के निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो प्रत्येक निष्कर्ष को अलग अलग दृष्टिकोण से ही चेक किया जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक की छोटी छोटी बातें थी, इनको रिवाइज करना, बार बार थोड़ा सा रिवाइज करना, एक दो बार लिख लेना, रफ कॉपी में लिखना, अच्छे से नोट्स बनाना, इतना सा मैटर है। बाकी तो जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन करेंगे इसके बाद, ठीक है, तो उसमें आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या ऐसा है जिसमें क्वेश्चंस आपको याद देखने हैं, समझने हैं क्या। देखो यहाँ पे क्या बात कह रहा है, ध्यान से देखना। निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन है जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, कितने निष्कर्ष है? दो। दिए गए कथन सर्वज्ञात तथ्यों में से मेल न रखते हों तो भी आप उन्हें सत्य समझे अथवा उन दोनों निष्कर्ष पर एक साथ विचार करें और उन सर्वमान्य तथ्यों की ओर ध्यान न देकर निर्णय ले कि उन दो निष्कर्षों में से कौन से दिए हुए कथनों से निसंदेह तर्क संगत निकाले जा सकते। क्या मसाला है? देखो, ये प्रश्न के निर्देश हैं जो हर क्वेश्चन के ऊपर फिक्स होते हैं, ये बदलते नहीं है कभी। ये सिर्फ बदलता क्या है कि कथन कितने दिए हैं और निष्कर्ष कितने पूछे, बस इतना सा बदलता है और कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ मोस्टली क्या होता है, एक ही स्टेटमेंट होता है और मोस्टली 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दो निष्कर्ष आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, दिए गए कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल रखते हों या न रखते हों, ध्यान से देखो। यानी आपको ये ध्यान देना है कि वो बात शाश्वत सत्यता से मिलती हो या ना भी मिलती हो, लेकिन आपको जो बात कही है उसे हमेशा क्या करें, सत्य समझें। आपको जो बात कही है वो फाइनल है, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड आपसे बात पूछी जाएगी। उन दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और फिर उन सर्वमान्य तथ्यों, यानी जो भी आपको बातें सिखाई हैं उस पे ध्यान कंडीशन देकर निर्णय कीजिए। ठीक है, दो निष्कर्षों में से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, जो तर्क संगत है वो सही है, नहीं है तो वो गलत है। इन पांच में से ये जो ऑप्शन बनते हैं, ये पांच ऑप्शन बनते हैं। आपको एग्जाम में कोई चार दिए जाते हैं, ठीक है, वो प्रश्न की स्थिति तय करती है कि कोई सा भी हटाया जा सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि भैया यही हटेगा। 9 पहला है केवल एक सही है, यानी पहला निष्कर्ष सही हो तो यहां अपन को पहला आंसर देना है। निष्कर्ष 2 सही है तो दूसरा आंसर देना है। 1 अथवा 2 यानी जिसमें आइदर लग रहा हो, ये जो तीसरा है ना, तीसरा है आइदर और। तीसरा क्या है? आइदर और। आइदर और का मतलब यहां आप हिंदी में स्पष्ट रूप से कह देते हैं इसको या, क्या कह सकते हैं? या, ठीक है ना, अथवा का मतलब या। चौथा कब करना है? ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ही गलत हो, दोनों ही बिल्कुल गलत आ रहे हैं तो आपको चौथा आंसर देना है। और दोनों ही यदि सही आ रहे हैं, दोनों ही यदि सही आ रहे हैं तो आपको 5 नंबर आंसर देना है। मतलब पहला सही है तो 1 नंबर, केवल दूसरा सही है तो 2 नंबर, दोनों के बीच में आइदर लग रहा है यानी आइदर और लग रहा है तो 3 नंबर लगाना है, दोनों के दोनों गलत हैं तो 4 नंबर, दोनों सही है तो 5 नंबर। ये आपके ऑप्शन इसमें से कोई से भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ अपन पांचों के अकॉर्डिंग अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो पांचों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, पहला क्या है? कथन कह रहा है यदि अकाल की स्थिति हो
तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रश्न ने क्या कहा? प्रश्न ने ये कहा कि यदि अकाल की स्थिति हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है और वर्तमान में मूल्य बढ़ गया है। ध्यान से देखो, बड़ी छोटी सी और बड़ी अच्छी बात कही है, आपको यहां पे पूछी गई है। क्या कह रहा है? वर्तमान में अकाल की स्थिति है तो क्या होता है? पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। इसका मतलब कैसे समझेंगे? इसका मतलब ऐसे समझें कि मान लो क्या है, अकाल आ गया। अकाल का सीधा प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर? पदार्थों के मूल्यों पर। यानी अगर अकाल आया तो पदार्थों का मूल्य जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अकाल है तो मूल्य बढ़ेगा। आपको क्वेश्चन ने कहा कि अकाल है तो मूल्य बढ़ेगा, और अगर अकाल नहीं है तो इसका ऑपोजिट अर्थ भी बना लो। अकाल नहीं है तो जाहिर सी बात है नहीं बढ़ेगा। भाई अकाल पड़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा, अकाल नहीं पड़ेगा तो मूल्य नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अपन को स्पष्ट बात कही कि अकाल की स्थिति अगर हुई तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाएगा। ये जो लाइन है ये लास्ट में आपको ये कुछ इंडिकेट कर रही है, कुछ इशारा कर रही है, और लास्ट में ये बात कह रहा है कि मूल्य बढ़ गया है। वर्तमान में मूल्य बढ़ गया है। वर्तमान में मूल्य बढ़ा, मूल्य बढ़ेगा, बढ़ गया है मतलब वर्तमान में अकाल की स्थिति है। अगर वर्तमान में मूल्य नहीं बढ़ता तो अपन कहते हैं कि वर्तमान में अकाल की स्थिति नहीं है। तो यहां पे निष्कर्ष देखते हैं। पहला आपको देख रहे हो, वर्तमान में अकाल की स्थिति है। वर्तमान में मूल्य बढ़ा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो बढ़ा तो अकाल की स्थिति है। यही बात आपसे पूछ रहा है, कथन से बिल्कुल प्रॉपर लिंक कर रहा है। मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। देखो, मुद्रा का क्या हो गया? अवमूल्यन। इस वाले कथन में कहीं भी मुद्रा के अवमूल्यन की चर्चा हुई क्या? कि मुद्रा का अवमूल्यन होगा, उन्मूलन होगा, क्या होगा? कोई आपको बात नहीं कही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस चीज का कथन से कोई संबंध नहीं है। कह सकते हैं क्या कि इसका कथन से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो समझ आ रही है बात कि इस वाले पॉइंट का स्टेटमेंट से कोई लॉजिक नहीं है। तो यहां जो आंसर आ रहा है वो अपना होगा 1 नंबर आंसर, यानी ऑप्शन होगा 1 नंबर, और वो होगा ओनली 1, केवल एक सही है। यहां जो आंसर होगा वो क्या होगा? ओनली 1, केवल एक सही है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। कुछ चपरासी निर्धन होते हैं। कुछ चपरासी क्या होते हैं? निर्धन होते हैं। और एक्स क्या है? निर्धन है। यहां पे एक छोटी सी बात अब देखो, थोड़ी देर पहले अपन कह रहे थे कि कुछ शब्द ऐसे प्रयोग होते हैं जिनका जो किसी न किसी चीज को प्रभावी बना देते हैं, जो जोर डालते हैं स्टेटमेंट में, किसी विशेष स्थिति को प्रेशर करते हैं या उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे कहा चपरासी निर्धन होते हैं। क्या कहा? चपरासी निर्धन होते हैं, और यहां पहले नाम लगा दिया कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, और x क्या है? निर्धन है। अब आपको ये कहा चपरासी निर्धन है लेकिन कुछ ही है। अब x निर्धन है, तो x निर्धन है तो ये x चपरासी होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। समझ रहे मेरी बात को? कुछ चपरासी क्या होते हैं? निर्धन होते हैं, और x है वो निर्धन है। अब वो हो सकता है चपरासी हो और हो सकता है चपरासी नहीं हो। तो देखो यहां पे कह रहा है x चपरासी है,
तो ये बात जो है ये संभावित है, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये क्या है, संभावित है, ये बात संभावित है। अगर यह कहता सभी चपरासी निर्धन होते हैं, समझ गए, सभी चपरासी क्या है, निर्धन होते हैं, तो एक्स निर्धन है, इसका मतलब अपन कह सकते थे कि ये चपरासी होगा। ठीक, एक्स का परिवार बड़ा है, देखो यहां पे एक नाम दे दिया, एक्स का परिवार क्या है, बड़ा है। परिवार बड़ा है छोटा है, इसका कथन में कोई संबंध नहीं है। कथन में आप कह सकते हो कि कथन में ऐसी कोई बात हमें नहीं कही है जो हम यहाँ पे इस पे विचार करें, तो अपन कह सकते हैं कथन में कोई संबंध नहीं दिया गया है। तो आप कहेंगे एक्स का परिवार बड़ा है, कथन में कोई संबंध नहीं है, तो जाहिर सी बात है पहला गलत है। अब बात आती है कि पहला जो संभावित मुद्दा था ये सही होगा या गलत होगा। तो संभावित मुद्दे एक्स चपरासी हो सकता है। देखो अपन को कहा एक्स चपरासी है और मैं इसको ऐसे लिखूं कि एक्स चपरासी हो सकता है। अगर ये ऐसा बिंदु होता, एक्स चपरासी हो सकता है, ऐसा अगर बिंदु है तो वो सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो कंडीशन क्या है, इसको फोकस कर रही है। जबकि अगर निश्चित है जिसका अर्थ हमें कंफर्म नहीं है, जिसका पूर्ण रूप से पता नहीं है, तो वो गलत होगा। अगर ऐसा होता कि एक्स चपरासी हो सकता है तो वो बात सही होगी। दोनों गलत हैं तो अपना 4 आंसर आएगा। 4 आंसर में क्या लिखा था, 1 व 2 दोनों ही गलत है या दोनों तर्कसंगत नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि ये दोनों ही तर्कसंगत नहीं, दोनों ही तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, 1 व 2 दोनों ही तर्कसंगत नहीं है, या फिर आप कह सकते हो सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले, देखो यहां पे एक नाम आ गया, पीछे वाले में आ रहा था कुछ, तो वो इंडिकेट कर रहा था कुछ को, यानी कि वो उससे अर्थ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा था। यहां पे एक नाम आया है सभी। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, इन पे गौर करना है। और एक्स एक महिला प्रोफेसर है। ठीक, कोई बात नहीं। आपको कहा गया विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले हैं। सभी प्रोफेसर, देखो एक नाम आया सभी प्रोफेसर, मतलब यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर हैं वो सारे के सारे कौन सी डिग्री रखते हैं, डॉक्टरेट। और एक्स जो है वो एक महिला प्रोफेसर है, वो क्या है, एक महिला प्रोफेसर है। अब देखो जो भी प्रोफेसर है वो डॉक्टरेट की डिग्री रखेगा। अब वो चाहे प्रोफेसर महिला हो चाहे वो प्रोफेसर पुरुष हो। अब मैं ये कह सकता हूं एक्स प्रोफेसर है तो उसके पास डॉक्टरेट की डिग्री भी है, समझ गए। तो देखते हैं, एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। देखो एक्स प्रोफेसर है, प्रोफेसर के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। यहां पे ये जो नाम आया है इसने पूरे कथन सॉरी निष्कर्ष की क्या कर दी, बैंड बजा दी भाई साहब। तो यहां जो पहला है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अगर ये होता एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री है तो वो बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, अगला जो मुद्दा है, केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। देखो कितनी बड़ी बात, यहां पे कह रहा है सभी प्रोफेसर और यहां पे एक नाम आ गया केवल। अगर यहां ये होता पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं तो बिल्कुल प्रोफेसर। अब इस नाम का महत्व नहीं है, इस बात का महत्व है वो कमजोर है। इस बात का महत्व क्या है, कमजोर है। यहां कह रहा है जो इसका जो महत्व है ना वो अधिक है। महत्व इसका क्या हो गया, ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ रहा है। किसका पड़ रहा है, केवल का।
अगर यहाँ होता पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं तो बात सही हो जाती, क्योंकि सभी रखते हैं तो पुरुष भी रखते हैं। समझ रहे बात को, सभी रखते हैं तो पुरुष भी रखते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे केवल पुरुष ही रखते हैं, तो क्या सभी प्रोफेसर वो है वो पुरुष ही रहे? तो यहाँ पे ये जो बात है इसका इफेक्ट कम है, पुरुष नाम का इफेक्ट कम है, लेकिन केवल का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, और केवल है वो इस बात को बिल्कुल गलत इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो अपन आंसर देने वाले हैं वो 4 नंबर देने वाले हैं, और 4 नंबर आंसर में था 1 तथा 2 दोनों क्या है, सही नहीं है, या दोनों गलत हैं, या तर्कसंगत नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। याद रह जाएगा, दोनों सही नहीं है, ये वाली बात आपको यहां से याद रखनी है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको प्रॉपर ढंग से, अच्छे से, ईमानदारी से समझ आई होगी। आज अपन ने 2-3 एग्जाम्पल किए हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन पढ़ेंगे आगे, इसी कंटिन्यू सीरीज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ध्यान रहे, जितनी भी अपन पढ़ रहे हैं ये आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, टेस्ट पेपर भी आपको ऐसे मिलेंगे धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।